हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है जियोग्राफी। एसएसटी में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान आता है। सामाजिक विज्ञान में आप सभी का एक पार्ट जियोग्राफी का भी है, तो जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब आकाश सूर्य अस्त के बाद आप लोग देखते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर एक या दो बिंदु तारा दिखाई देते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, तारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। चमकदार वस्तुएं कौन सी होती हैं? टिमटिमाते हुए तारे होते हैं, जिनमें कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। कुछ तेज रोशनी में चमकते हैं और कुछ कम रोशनी में चमकते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। चंद्रमा के समान का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो ज्यादा चमकीले होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। एक चंद्र जो पूर्ण चंद्र होता है वो महीने में एक बार दिखाई देता है, और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते। जो नए चंद्रमा की रात्रि होती है इसको क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। 15 दिन के बाद जो चंद्रमा दिखाई देता है इसे नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब जिस दिन अमावस्या के दिन आसमान साफ होता है तो आप उसका अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। उसको कौन ढक लेता है? सूर्य का अत्यधिक प्रकाश। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो या सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो खगोलीय पिंड होते हैं ये किससे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। जो आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं इनके प्रकाश और ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोगों से ये बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ये हम लोगों को छोटे दिखाई देते हैं। आपसे दूर कोई कितनी भी बड़ी वस्तु हो, जब आप उसे देखेंगे तो वो वस्तु आप सभी को छोटी दिखाई देंगी। इस पर आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आसमान की ओर जो तारों के विभिन्न समूह होते हैं या इससे बनी हुई आकृति जो दिखाई देती है इसको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी
प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल एक कौन सा है? अर्सा मेजर है या बिग बियर है? बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्त सात ऋषि संत होते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो सप्तऋषि तारा मंडल है ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो उत्तरी तारा है इसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। और उत्तरी तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही निकलता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर निकलता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में 1.1 में यहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये सप्तऋषि तारा है। ठीक है, ये सप्तऋषि तारा है इस प्रकार से। ठीक है, और इस रेखा को आप इस प्रकार बढ़ाएंगे आगे तो ये दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर दिशा। यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कौन किसे कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और स्वयं की अपनी कोई ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। जो प्लैनेट है ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला, परिक्रमा करने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? सूर्य के, या आप कह सकते हैं सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को जब आप अधिक दूरी से देखेंगे, जैसे चंद्रमा देखने पर क्या होता है? चमकती हुई वस्तु प्रतीत होती है, इसी प्रकार से पृथ्वी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो छल्ले होते हैं इन्हें दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य किससे बना होता है? 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर बना होता है सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पर स्थित है? सौरमंडल के केंद्र में। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। जो इसका खिंचाव बल होता है सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य होता है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है।
सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जियोग्राफी का अर्थ क्या है, भूगोल है, जिसका अर्थ क्या है, पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जी शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफिया का अर्थ क्या होता है, लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। जियोलॉजी, जियो का अर्थ क्या होता है, लॉजी का अर्थ यहाँ पर क्या है, जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोइड का अर्थ क्या है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा, लॉजी का अर्थ मिलकर क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन हो गया। जियोइड का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी के आकार के अनुरूप।